बाद हमारी खास पेशकश में आगे बढ़ेंगे। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ और इसके लिए इतिहासकारों ने ये उदाहरण दिया था कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के मुट्ठी भर लड़ाकू अकबर के विशाल सेना के सामने कितने देर तक के लिए टिक पाए होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई थी तो क्या वजह थी कि अकबर को अपनी राजधानी लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। मुगल बादशाह अकबर ने पूरे राजपूताना को अपनी कूटनीति और मुगल सेना के बल पर अपने कब्जे में कर लिया था। उसने कई बार कोशिश की महाराणा प्रताप को भी अपने साथ मिला लिया जाए और मुगल मनसबदार बना लिया जाए, लेकिन 4 बार अलग अलग प्रतिनिधियों को भेजने के बाद भी प्रताप ने बादशाह अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आखिरी में राजा मान सिंह बादशाह का प्रस्ताव लेकर महाराणा के पास पहुंचे, लेकिन उनकी बात भी प्रताप ने अस्वीकार कर दी। इस पर अकबर ने युद्ध की घोषणा कर दी और 18 जून 1576 को गोगुंदा के पास हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। बीस 20,000 की राजपूत सेना के सामने 80,000 मुगल सेना थी, लेकिन महाराणा ने इस युद्ध की व्यूह रचना इस प्रकार से की कि मुगल सेना के खेमे में खलबली मच गई। राजनीति या इतिहास दोनों के इस युद्ध को लेकर और महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर अपने ही विचार और तर्क हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो बताती हैं कि आखिर इस युद्ध का असली विजेता कौन था। हालांकि युद्ध के बाद राणा प्रताप कोई सिंहासन पर आसीन नहीं हुए, जहां थे वहीं रहे, चित्तौड़ ना जीत पाए, लेकिन इस युद्ध को जीतने के कई तर्क अपने आप में मजबूती से इस और इशारा करते हैं कि हो ना हो इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की ही हुई थी, क्योंकि जो अकबर के सेनापति थे, चाहे राजा मान सिंह हो या आसफ खां हो, दोनों को अकबर ने इस युद्ध के बाद से अपने दरबार में आने तक की अनुमति तक नहीं दी और लंबे समय तक दोनों को दरबार से बाहर रखा गया। इसके बाद लगातार 85 के बाद से राणा प्रताप ने ऐसे कई मुगल की चौकियां, कई ऐसे दुर्ग भेदे और जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वो अपना पूरा मेवाड़ जीत चुके थे। कुंभलगढ़ भी उसके अंदर शामिल था, गोगुंदा हो, और अपनी एक राजधानी बना चुके थे। तो तमाम चीज़ें इस और इशारा करती हैं कि राणा प्रताप जब तक जीवित रहे, अजेय रहे। और जो ये हल्दी घाटी का युद्ध था, ये राणा प्रताप की विजय का तर्क इसलिए देता है क्योंकि अगर युद्ध में लड़े हुए सेनापति अगर जीत कर आते तो अकबर उनको खुश होकर कोई नई मनसब देता और कोई इनामात देता। उसकी बजाय उसने उन दोनों की डोडी तक रोक दी और उनको अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध करने तक के लिए भेज दिया। इसका साफ और इशारा यह है कि उनको सजा दी गई थी इस युद्ध को हारने की। साथ ही महाराणा प्रताप ने उसके बाद कई ऐसी लड़ाइयाँ जीती और कई मुगल को इतना नुकसान पहुंचाया, इतना जो उसका पूरा खजाना था उसको नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद से अपना राज्य तक स्थापित कर दिया। इससे साफ इशारा ये होता है कि महाराणा प्रताप ही इस युद्ध के, हल्दी घाटी के युद्ध के असली विजेता थे। और हो सकता है पहले के इतिहास में किसी ने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन आज का इतिहास तर्क के ऊपर आधारित है और इन तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि युद्ध निश्चित रूप से महाराणा प्रताप विजयी रहे थे। इतिहासकारों के मुताबिक राज प्रशस्ति शिलालेख और जगदीश मंदिर प्रशस्ति शिलालेखों के माध्यम से ये प्रमाणित हो चुका है कि युद्ध में जीत होने पर सेना और सेनापति को इनाम दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे राजा मान सिंह और आसिफ खां को अकबर ने ड्योरी बाहर कर दिया था। दोनों को दरबार में आने तक की अनुमति नहीं थी।
राज प्रशस्ति शिलालेख हो, चाहे जगदीश मंदिर प्रशस्ति शिलालेख हो, वो सभी उस जमाने के तत्कालीन स्रोत है जिसमें भी महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में विजय बताई गई है। लेकिन होता क्या है, सरकारी किताबों में जो कुछ लिखा जाता है उसको हम सब प्रमाणिक मान लेते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन जब उन पर नए संधान होते हैं, अनुसंधान होते हैं और तथ्य सामने आए हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और पहली चीज़ तो ये है कि मुगलों का संघर्ष जो मेवाड़ के संदर्भ में रहा है, तो प्रताप का उद्देश्य हमको समझना होगा और अकबर का उद्देश्य समझना होगा। जो देखा जाए तो अकबर का उद्देश्य जो था वो मेवाड़ को और महाराणा प्रताप को गुलाम बनाने का था, और प्रताप का उद्देश्य था मेवाड़ की आज़ादी और मानवता की रक्षा करने का था। अंततोगत्वा हमने देखा तो अकबर अपने जीवन के अंतिम समय तक अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। और दूसरी तरफ देखें तो महाराणा प्रताप जिन्होंने अनवरत प्रयास करके मेवाड़ का बहुत सारा इलाका जो मुगलों ने हस्तगत कर लिया था वो महाराणा प्रताप ने वापस अपने अधीन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, हल्दी घाटी युद्ध में किसकी विजय हुई थी इसको समझने के लिए ये काफी है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा ख्याति किसे मिली थी, और अकबर लाख कोशिशों के बावजूद महाराणा प्रताप को वश में क्यों नहीं कर पाया, इस बात का अकबर को भी जीवन भर अफसोस रहा, जिसका उल्लेख उसने अकबरनामा में भी किया था। अकबर जो है वो एक बात स्वीकार करता है कि मैं इतने बड़े राज्य का स्वामी और एक छोटे से प्रदेश का राजा जिसको मैं अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। यानी स्वयं अकबर भी इस बात को अभिव्यक्त करता है कि वो सफल नहीं हो पाया, वो जीता नहीं है। ये अकबरनामा का है। और दूसरी बात, राणा उदय सिंह की चित्तौड़ हार के बाद से ही प्रताप ने प्रण लिया था कि जब तक वो मेवाड़ की शान वापस नहीं लौटाएंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद ना तो वो चैन से बैठे और ना ही अकबर को चैन से बैठने दिया। इतिहासकार जयंती लाल बताते हैं कि अगर इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई तो यह भी बताया जाए कि युद्ध का अंत कैसे हुआ। क्या किसी ने समर्पण किया? इतिहास में अकबर की जीत का सबूत किसी भी रूप में नहीं है। जो इतिहास में प्राइमरी सोर्स माने जाते शिलालेख, तो राज प्रशस्ति शिलालेख जो दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है उसमें भी विजय का उल्लेख है, और दूसरा जगदीश मंदिर प्रशस्ति शिलालेख जो उदयपुर से प्राप्त हुआ है उसमें भी विजय का उल्लेख किया गया है। तो इससे ज्यादा और परफेक्ट प्रमाण तो क्या हो सकता है। और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि अकबर जीता है तो वो एविडेंस ला करके दिखा दे, और महाराणा प्रताप जीते उसके बारे में तो बहुत सारे एविडेंस हैं। और उससे पहले ऐसा कहा जाता था कि अकबर जीता नहीं और प्रताप हारे नहीं, तो क्या युद्ध विराम हुआ? क्या ये आपस में कोई लूडो का गेम था जो आपस में खेल रहे थे वे दो लोग? क्या किसने समर्पण किया, किसने नहीं किया? महाराणा प्रताप ने चुनौती बहुत बड़ी ली थी। इसके लिए महाराणा प्रताप ने तरीके भी बिल्कुल अलग अपनाए। महज 20,000 सैनिकों की टुकड़ी को लेकर उन्हें अकबर के 80,000 वाले विशाल सेना से मुकाबला करना था। इतिहास के युद्ध विशेषज्ञों के मुताबिक अगर वो सीधे सीधे मुगलों से भिड़ जाते तो उन्हें पराजित होने में ज्यादा वक्त ना लगता। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जिसमें वो सफल रहे और अपनी छोटी सेना के बल पर उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। साहब, पहली चीज तो ये थी कि मेवाड़ के सैनिक जो थे वो पहाड़ी इलाके में लड़ने के अभ्यस्त थे। मेवाड़ की फौज में कौन थे? भील थे, आदिवासी भील थे, राजपूत थे। उन सभी को पहाड़ी इलाके में लड़ने का अभ्यास था, और वो भी खास करके छापामार युद्ध पद्धति में उनको महारत हासिल थी। मैदान की आमने सामने की तो लड़ाई लड़ना उचित भी नहीं था, कारण कि प्रताप की सेना संख्या में कम थी, संसाधनों में भी कमजोर थे।
तो आमने सामने की लड़ाई में तो कुछ समय के लिए टिके रहना भी संभव नहीं था। तो प्रताप की रणनीति थी छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति, और उस गुरिल्ला युद्ध नीति में मुगलों को काफी नुकसान हुआ और मुगल ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम जिस तरफ बंदूक का निशाना साध रहे हैं या तोप का मुंह खोल के खड़े हुए हैं, उधर कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा और पीछे से पहाड़ों से गोफन के माध्यम से पत्थर फेंके जा रहे हैं, तीर कमान आ रहे हैं, बाण आ रहे हैं और दुश्मन उनको दिख नहीं रहा। तो आखिरकार मुगल परेशान हो गए उस छापामार युद्ध नीति के अंदर, और प्रताप की रणनीति यही थी कि पहाड़ों के अंदर ला करके उनको घेरा जाए, और उसमें सफल रहे। बस इतना था कि उनको एरिया छोड़ना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में बदलाव किया जा सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के 3 मंत्रियों ने उन प्रस्तावों का समर्थन किया है जिसके तहत इतिहास के तथ्य बदले जाने हैं। प्रस्ताव के मुताबिक अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में लड़ रही अकबर की सेना को हरा दिया था। वहीं राज्य सरकार भी प्रदेश में प्रताप की गौरव गाथाएं बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाने जा रही है ताकि उनके त्याग और बलिदान से बच्चों को प्रेरणा मिल सके। अब वास्तविकता में हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था उसकी सच्चाई जो है राजस्थान और देश भर में पढ़ाई जाएगी। राजस्थान की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री देवनानी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से ये त्रुटियां दूर की जाएंगी और क्या वास्तविकता में देवनानी जी मानते हैं कि हल्दी घाटी में आखिर हुआ क्या था? इतिहास हर देश का प्रतिबिंब होता है। सही इतिहास पढ़ाया जाए, उसके लिए जैसा आपने कहा अकबर इस देश में कभी महान था ही नहीं, क्योंकि इस देश में महात्मा गांधी महान रहे हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो महान तो प्रताप है, अकबर यहाँ एक शासक था, इस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन संयोग और दुर्योग से पढ़ाते रहे, हमने आकर के इसे परिवर्तन किया है। तो इस देश के अंदर महाराणा प्रताप ही महान होंगे, हमने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है। उसी तरह हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी ये जानकारी दे रहे हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे। महात्मा गांधी हल्दी घाटी युद्ध कभी नहीं हारे, वह हमेशा जीते। लेकिन इस बात को लोगों के सामने लाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, और इस प्रकार के कई इतिहास उसके गवाह हैं कि यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। कहीं ना कहीं कई सारे जो त्रुटियां इतिहास के अंदर पाई गई हैं और राजनीतिक दल हों या फिर जो पुराने शासक हों उनके कारण से पाई गई हों, लेकिन अब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते थे जो आज तक हम पढ़ते आए थे कि उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने ही विजय हासिल की थी, और अब आगे से बच्चों को भी इस इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने ही विजय किया था। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।